नमस्कार प्यारे बच्चों, गुड इवनिंग, वेलकम। नमस्कार नमस्कार दोस्तों, वेलकम, गुड इवनिंग। सब लोग कैसे हैं आप? हितेश, अभिषेक, संजीव, ऋतु, संजना, आर्यन, संजय, मेरे भाई, मैं बिल्कुल ठीक ठाक, एकदम बढ़िया, सब शानदार, सुपर। और बेटा मैं आशा करता हूं कि आप सब बच्चे भी बहुत अच्छे होंगे, आप लोगों की पढ़ाई बहुत स्मूथ चल रही होगी, बहुत अच्छे से बेटा आप लोग अर्थमेटिक के सारे कंसेप्ट सीख रहे होंगे, प्रॉपर बेटा चीजें पढ़ने में आपको मजा आ रहा होगा ना? अच्छा जी, कोई बात नहीं। नहीं बेटा स्टूडेंट, नया टॉपिक बेटा स्टार्ट होगा तो पता लग जाएगा। लेकिन बेटा मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करता हूँ, जो बच्चे क्लास में नए ज्वाइन किए हैं, बेटा अगर आप डायरेक्ट सिंपल इंटरेस्ट को पढ़ना स्टार्ट करोगे तो बेटा हो सकता है कि बातों में आपको डाउट रह जाए। बेटा जो बच्चे अगर सिंपल इंटरेस्ट पढ़ना चाहते हैं या कंपाउंड इंटरेस्ट पढ़ना चाहते हैं, बेटा उनसे मेरी ये रिक्वेस्ट है कि पहले आप लोग परसेंटेज टॉपिक को बेटा जरूर पढ़ें, क्योंकि बेटा परसेंटेज की बातें ही सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट में काम आती हैं। परसेंटेज की बातें दोस्तों प्रॉफिट एंड लॉस में काम आती हैं। परसेंटेज की बातें दोस्तों डिस्काउंट में काम आती हैं। तो आप लोगों के लिए बेटा ये जरूरी बात है कि पहले अगर आप परसेंटेज पढ़ोगे तब आपके बाकी के कंसेप्ट पूरे क्लियर होंगे, तब बेटा आप उन बातों को अच्छे से समझ पाओगे। क्या आप लोगों को ये बात समझ आ रही है? डायरेक्ट बेटा ऐसा ही स्टार्ट करोगे ना तो बेटा दिक्कत रहेगी, आप 100% कभी कमांड महसूस नहीं कर पाओगे। थोड़ा बहुत बेटा बातों में आपको डाउट रहेगा, आपको लगेगा कि हम कहीं ना कहीं कंफ्यूजन में हैं। क्लियर? चलो मुझे बताओ बेटा, बेटा परसेंटेज टॉपिक में आपने कितने नंबर की बेटा शीट पूरी कर ली थी? बेटा परसेंटेज टॉपिक में आपने कहां तक का पार्ट पूरा कर लिया था? 9 नंबर शीट बच्चे बता रहे हैं हमने कर ली थी। बेटा शीट नंबर 9 में हमने जो क्वेश्चन पढ़े थे उनके बारे में आपको याद है हमने क्या पढ़ा था? बेटा शीट नंबर 9 में हमने पढ़ा था कमीशन, और हमने पढ़ा था इनकम टैक्स। ये दोनों प्रकार के बेटा सवाल मैंने आपको क्लास में करवाए थे। और बेटा 18 क्वेश्चन की एक छोटी सी पीडीएफ मैंने आपको दी थी। 13 क्वेश्चन मैंने बड़े ईमानदारी से क्लास में पूरे आपको करवा दिए थे। और 5 क्वेश्चन के नाम पर बेटा मैंने आपको होमवर्क भी दिया था कि ये 5 क्वेश्चन आप घर से करके लाइएगा। क्या बच्चों 18 के 18 सवाल आपके डन हो गए, पूरे हो गए बेटा? ओके, तो बेटा अब परसेंटेज में केवल और केवल एक शीट बची है। एक नहीं, दो बची है बेटा। एक तो, अरे यार अभी भी कह रहे हैं 15, एक बालक ने कह दिया 15 करवाओ, 18 करवाओ, एक ने कह दिया 16 करवाओ। मतलब कि जितने सवाल मैंने क्लास में दिए थे वो सारे ही करवाने पड़ेंगे। बात ये है, क्या बेटा यार आप अपने एंड से क्वेश्चन एक भी नहीं करते क्या भाई? अपनी ओर से सवाल एक भी नहीं करते क्या यार? गजब की बात ये बेटा। विवेक मेरे भाई, जब परसेंटेज पूरा होगा तो टॉपिक स्टार्ट नया हो जाएगा भाई। बेटा जब परसेंटेज पूरा होगा तो नया स्टार्ट हो जाएगा। ऐसे बेटा मैं क्लास का नाम पढ़कर कंटेंट नहीं काटता हूं। क्या होता है, कई बार बच्चों के डाउट क्लास में ज्यादा आ जाते हैं तो पढ़ने में टाइम बेटा ज्यादा लग जाता है। मैं एक एक टॉपिक के बच्चों को 400-500 क्वेश्चन करवाता हूं। 10-20 सवाल बेटा मैं नहीं करवाता हूं। एक एक टॉपिक के 400-500 क्वेश्चन होते हैं बेटा। तो ऐसा करने में टाइम लग जाता है भाई। आप ऐसा मत करें कि साहब नया टॉपिक बताओ, नया बताओ। बेटा अभी जो टॉपिक चल रहा है हम वही पढ़ेंगे बेटा, लेकिन चीजों को पूरा समझें ईमानदारी से, उसके बाद चीजों का बेटा अध्ययन करें डिटेल में। एक मिनट रुक जाओ भैया। तो आप ऐसे नाम को अकेले फोकस मत करो कि आज नाम क्या है क्लास में। नाम नहीं, हम जाएंगे कंटेंट पे। एक्स और बेटा कमीशन वाली शीट में मैंने आपको सवाल नंबर 13 तक तो क्लास में करवाई थे। 13 नंबर तक तो कोई डाउट नहीं आना चाहिए बेटा। देखो ये अपना 13 नंबर सवाल था, और मुझे ये भी याद पड़ रहा है कि इसका उत्तर आया था 7.5% ना। हो गए हैं डिजन भाई, बहुत बढ़िया। 14 नंबर क्वेश्चन किया। एक कंपनी अपने विक्रेता को कुल बिक्री पर 9% का कमीशन देती है। विक्रेता को निर्धारित 4,000 रुपए देती है और 10,000 से ज्यादा की बिक्री पर 3% का कमीशन देती है। तो विक्रेता को 700 रुपए ज्यादा मिलते हैं। बिक्री कितने की? सब बच्चे बता रहे हैं 50,000 बिक्री की थी। एकदम सही बेटा, बहुत बढ़िया। विवेक भैया पढ़ने पर ध्यान दे ले, विवेक भाई सवाल करने पर ध्यान दे ले। 15 नंबर सवाल बहुत इजी है, ये भी आप लोगों ने कर लिया होगा। 36,000 रुपए आंसर बता रहे हैं, शानदार। एक दुकानदार 2,000 की बिक्री पर X% टैक्स लगाता है और इसके ऊपर की बिक्री पर Y% का टैक्स लगाता है, ठीक है। और ग्राहक को कुल 320 रुपए का कर देता है, ठीक है। जब वह 6,000 रुपए का सामान खरीदते हैं और 680 रुपए हो जाते हैं जब वो 12,000 का सामान खरीदता है, तो Y माइनस एक्स क्या है? ऐसा बेटा आपने एक 13 नंबर सवाल किया था। ये लगभग लगभग वैसी बात ही तो है जैसे आपने 13 नंबर क्वेश्चन किया था, सेम क्वेश्चन है बेटा। देखो मैं आपको ये कह रहा हूं कि 2,000 रुपए की बिक्री पर तो X% टैक्स लगाना है, X%, ठीक है। और इसके ऊपर जो भी बिक्री होगी उस पर तुम्हारा Y% टैक्स लगाऊंगा, ठीक है।
तो अगर वह 6,000 रुपए का सामान खरीदते हैं तो 320 रुपए का टैक्स देना पड़ता है। तो बेटा आप मुझे बताओ 6,000 पे टैक्स की कैलकुलेशन कैसे करोगे? 2,000 का x% और 4,000 का y%, ये जो टैक्स है 320 रुपए के बराबर है। और बेटा सेकंड कंडीशन में 2,000 का x% और 10,000 का y%, 680 रुपए के बराबर है। क्या ये आपने इस प्रकार का एक सवाल किया था? बेटा इसीलिए टॉपिक पढ़ने में ना टाइम अधिक लग जाता है कि आप लोग अपने मन से एक भी सवाल करने की इच्छा नहीं रखते। आप एक भी सवाल अपनी मर्जी से नहीं करते हो बेटा, इसलिए मुझे टाइम अधिक लगता है। अगर मैं सेकंड इक्वेशन में से पहली को घटाऊंगा तो यही तो बचेगा कि 6,000 का y% बराबर है 360। तो इससे बेटा y की वैल्यू कितनी 6 बन जाएगी क्या? इससे कितनी y की वैल्यू 6 बन जाएगी? जी हाँ। अब जैसे देखो y 6 बन गया तो किसी भी एक में वैल्यू पुट कर लीजिए। मान लीजिए मैंने यहां करी तो 4,000 का 6% आएगा 240। तो यहां बेटा बनना चाहिए 80, और 80 तब बनेगा जब x का मान आएगा 4। मैंने पूछा x माइनस वाई क्या बनेगा, तो -2 विल बी करेक्ट आंसर। बेटा -2 आपके सवाल का उत्तर बनेगा। 13 नंबर और 16 नंबर कमोबेश सेम सवाल थे बेटा, लगभग एक जैसे क्वेश्चन थे, लगभग एक जैसी ही बात थी। 17 तो आपने कर लिया होगा बेटा, ये तो सवाल हम कई बार कर चुके हैं, ये प्रकार की बातें बेटा हम कई बार पढ़ चुके हैं, इनमें डाउट नहीं आया होगा आपका। और 18 भी इजी है, कोई दिक्कत नहीं है बेटा। शीट नंबर 9 तक का गेम हो गया कंप्लीट बेटा, शीट नंबर 9 तक के टास्क हो गए कंप्लीट। जो बच्चे मेरे साथ इस टॉपिक को शिद्दत से पढ़ते आ रहे हैं, जो बच्चे मेरे साथ अर्थमेटिक को स्टार्टिंग से पढ़ते आ रहे हैं बेटा, मैं उम्मीद करता हूं कि उनके सारे कंसेप्ट प्रॉपर क्लियर हो गए। उनको एक एक बात अब पता लग गई कि कैसे कैसे सवाल बनते हैं, कौन कौन सी बातों को समझना है, कौन कौन से पॉइंट आपको अंडरस्टैंड करने हैं। ठीक है, चलिए अब बेटा हम चलते हैं शीट नंबर 10 की तरफ। और ये बेटा परसेंटेज की आपकी सेकंड लास्ट शीट है। ये शीट नंबर 10 है ना बेटा, ये बहुत छोटी सी शीट है और आज हम दो शीट कवर करेंगे, शीट 10 और शीट 11। परसेंटेज बेटा आज आप काम करवा देंगे कंप्लीट। आज बेटा आपका परसेंटेज पूरा हो जाएगा, फिर अगली क्लास में हम ऐसा ही शुरू कर लेंगे। कल बेटा आपका सिंपल इंटरेस्ट पूरा हो जाएगा, लेकिन जो आप लोग डाउट लेके आओगे ना बहुत सारे, उन्हें करवाने के बाद परसेंटेज मतलब जितना पढ़ो फुल फ्लैश पढ़ो। मेरा ये सोच है, मेरा ये विचार है बेटा कि टॉपिक में कुछ क्रैश कोर्स नहीं होता है। क्रैश कोर्स नाम की बेटा कोई चीज नहीं होती है। टॉपिक होगा तो पूरा होगा, अदरवाइज नहीं होगा, खत्म बात। इसके अलावा बीच का कोई काम नहीं होता बेटा, या तो हाँ और या ना, बीच का कोई पार्ट नहीं है। सुनो भाई, क्या आप लोगों को एक बात याद है क्या? उधर रखो। ए गुणा बी इज इक्वल टू कांस्टेंट का कोई आपने कंसेप्ट पढ़ा था बहुत पहले, आप याद आ रहा है कभी जीवन में? ए गुणा बी इज इक्वल टू कांस्टेंट। मतलब दोस्तों मैं आपको यह कहना चाहता हूं कि दो कोई चीजें हैं, उनका मल्टीप्लाई अगर कांस्टेंट है तो बेटा मैं ये कह सकता हूं कि ए को अगर तुमने 2:3 में बदलोगे तो बी को आपको हर हाल में 3:2 में करना पड़ेगा। ये चीजें आप लोगों को मैंने कई एग्जांपल दे देकर बताई थी कि जिस रेशो में ए बदलेगा बी उसका रिवर्स होगा। ए जैसा भी बदलेगा, जो भी बदलेगा, बी में वो ऑर्डर पलटेगा, तभी तो बेटा ए गुणा बी कांस्टेंट रहेगा। मेजर प्रकार मैंने आपको बताया था, इस पर सवाल बनते हैं प्राइस और क्वांटिटी वाले। प्राइस और क्वांटिटी वाले सवाल बनते हैं बेटा। प्राइस और क्वांटिटी का मल्टीप्लाई इज इक्वल टू क्या होता है? कंजम्पशन, बेटा की खपत। हमने सवाल किया था ना, वो चीनी का मूल्य बढ़ गया तो उतने ही रुपए में, ये बात हो गई क्लियर? तो आइए अब इस बार एक बार इस कंसेप्ट को अपन बारीकी से समझ लेते हैं। थोड़ी सी एक बात को कर लेते हैं कि इस पर थोड़े सवाल कई बार अलग भी बनते हैं। बेटा एक बार के लिए मेरी बात समझना बहुत ध्यान से। हुआ क्या, आप एक दिन मार्केट गए चीनी लेने। आपने कहा भैया दुकानदार से चीनी क्या रेट है? तो उसने कहा जी 10 रुपए पर केजी। चीनी क्या रेट है? दुकानदार ने बोला बेटा 10 रुपए पर केजी। आपको घर से दिए गए थे 100 रुपए, आपको घर से दिए थे 100 रुपए। पापा ने कहा था कि बेटा 100 रुपए की चीनी लेकर आना, 100 रुपए की चीनी लेकर आना। तो क्या बताओ बेटा, आप 10 किलोग्राम चीनी लेकर आओगे क्या? भाई तुम दुकानदार के पास एक 100 का पत्ता लेकर गए, आपने कहा पापा ने 100 रुपए दिए हैं, भाई साहब 100 रुपए की चीनी दे दो। तो उसने कहा भी चीनी तुम ले जाओ 10 किलो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब दोस्तों क्या हुआ, एक महीने बाद नेक्स्ट मंथ आपको अब चीनी घर पे लाए, चीनी खत्म हो गई। पापा ने आपको फिर से 100 रुपए दिए, पापा ने फिर से 100 रुपए दिए, बोला बेटा जा बाजार जा और चीनी लेकर आ जा 100 रुपए की। लेकिन अब दुकानदार कहता कि आजकल भैया थोड़ा काम इजी हो गया, चीनी का रेट पहले से कम हो गया, चीनी का रेट पहले से कम हो गया। तो दुकानदार कहता भैया अब चीनी ना केवल 8 रुपए पर केजी है, 8 रुपए पर केजी है।
तो आपने कहा मेरे पास तो 100 रुपए है, मेरे को 100 रुपए की चीनी चाहिए। तो क्या बेटा आप मुझे बताओ, आज तुम्हें 12.5 किलो चीनी मिल जाएगी क्या? भाई तुम तो अपने घर से 100 रुपए लेकर चलते हो, तुम्हें मतलब नहीं है कि क्या रेट चल रहा है, तुम कहते हो 100 रुपए की चीनी दे दो। अगले ने 100 रुपए की पहले 10 किलो दी थी, आज 12.5 किलो आ गई। ये बात सबको क्लियर है? आपने कहा जी हाँ सर, इस बात में कोई डाउट नहीं। अब देखो मैं तुम्हें इस चीज पे एक सवाल बनाकर दे रहा हूं बेटा, इस चीज पर आपको मैं एक सवाल बनाकर दे रहा हूं। सवाल तुम्हें कैसा बनेगा, पहले आप क्वेश्चन को समझ लेना कि एग्जामिनर तुम्हें क्या बात लिखकर देगा, और फिर तुम्हें बताऊंगा सॉल्व करने का मेथड क्या है। 5 मिनट में कंसेप्ट क्लियर। सवाल तुम्हें ऐसा लिखकर देगा, चीनी के मूल्य में 20% की कमी हो जाने के कारण, बेटा बताओ कमी 20% की हो रही है ना, 10 रुपए से रेट 8 रुपए हो रहा है ना, जो सारी इमेज आपके सामने है। हाँ। चीनी के मूल्य में 10% की कमी हो जाने के कारण एक व्यक्ति 100 रुपए में 2.5 किलो चीनी ज्यादा खरीद पाता है। क्या बात समझ पा रहे हैं? चीनी के मूल्य में 20% की कमी हो जाने के कारण एक व्यक्ति 100 रुपए में 2.5 किलो चीनी ज्यादा खरीद पाता है। तो चीनी का आरंभिक एंड अंतिम मूल्य, अंतिम मतलब फाइनल, ज्ञात करो। बेटा ये तुम्हारे सामने एक सवाल बनेगा। अब देखिए इसे सॉल्व करने का मेथड क्या रहेगा, हाउ टू सॉल्व दिस क्वेश्चन, इसको अपन कैसे सॉल्व करेंगे। संजीव मेरे भाई ऊपर उत्तर लिखा हुआ है, मैं सवाल का सॉल्यूशन पहले बता रहा हूं, सवाल बाद में बना रहा हूं बेटा, उत्तर देने की नीड नहीं है मेरे भाई, ऊपर उत्तर लिखा हुआ है। सुनो बेटा, देखो आप क्वेश्चन पढ़ो, सवाल क्या कहता है तुमसे, चीनी के मूल्य में 20% की गिरावट हो गई, सॉरी गिरावट कमी हो गई, तो एक व्यक्ति 100 रुपए में 2.5 किलो चीनी ज्यादा खरीद पाता है। मतलब पहले भी वो चीनी 100 रुपए की खरीदता है, आज भी वो चीनी 100 रुपए की खरीदता है, यानी कि उसका खर्चा कांस्टेंट है। यानी बेटा आपका जो खर्चा है वो कांस्टेंट है क्या, जितना खर्चा पहले था उतना ही खर्चा आज कर रहा है। हाँ। तो आप मुझे एक बात बताओ, जो चीनी का रेट है, रेट मूल्य रेट, वो 5 रुपए से 4 रुपए हो गया क्या? चीनी के मूल्य में 20% की कमी होने का कारण चीनी का रेट 5 रुपए से 4 रुपए हो गया। और मेरे प्यारे दोस्तों, रेट अगर 4 से 5 हो गया तो जो क्वांटिटी है, क्वांटिटी वो कितनी 4 से 5 हो गई क्या? क्योंकि खर्चा तो कांस्टेंट है। प्यारे बच्चों खर्चा अगर कांस्टेंट है तो इसका मतलब वो क्वांटिटी अगर पहले 4 किलो खरीदता था तो आज 5 किलो लेगा, यानी अंतर कितना आया? 1 का। अंतर कितना आया? 1 का। सवाल कहता 2.5 किलो चीनी ज्यादा खरीद लाया। दोस्तों 1 की वैल्यू 2.5 आ गई क्या? दोस्तों 1 की वैल्यू 2.5, तो 4 की वैल्यू आ गई 10 किलो और 5 की वैल्यू आ गई 12.5 किलो। यानी अपने को अब यह समझ में आ गया कि पहले वो व्यक्ति 100 रुपए में 10 किलो चीनी खरीदता था। तो प्यारे बच्चों अगर वो व्यक्ति 100 रुपए में 10 किलो चीनी खरीदता था तो 10 रुपए पर केजी प्राइस रहा होगा, और आज वो व्यक्ति 100 रुपए में 12.5 किलो चीनी खरीदता है तो 8 रुपए पर केजी प्राइस रहा होगा। ये दोस्तों पूरा कंसेप्ट है, मैंने आपको रिवर्स चल के बताया है, और देखो डेटा आपका एकदम सेटिस्फाइड कर गया। हमने लाइन को पढ़कर उत्तर चेक कर लिया, क्या ये गणित आपको समझ में आई, क्या ये जोड़ तोड़ की तिकड़म आपके पल्ले पड़ी? बहुत बढ़िया, उम्दा खेले हैं बेटा आप, शानदार। चलिए देखो अब इस चीज को थोड़ा और बारीकी से समझने के लिए मैं कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पे ट्राई करना चाहता हूं। अगर आपको ये कंसेप्ट क्लियर हो गया बेटा तो आप प्रीवियस ईयर के सवाल देखो कर पाओगे, ऐसी मुझे पूरी पूरी उम्मीद है। शीट नंबर 10 है ये गलती से लिखा गया यहां पर, थोड़ा इसको मैं चेक कर दे रहा हूं। नहीं 0 तो रहने दो ना, इसके आगे 1 लगा दूंगा। इतनी तो भावनाएं समझते ही हैं आप कि टाइपिस्ट महोदय साहब। शीट नंबर 10 ये लो। सुनो भाई, आप मेरे क्वेश्चन की भावनाओं को समझो। चीनी के मूल्य में 10% की कमी हो जाने के कारण एक व्यक्ति 139.5 रुपए में 3.1 किलोग्राम चीनी ज्यादा खरीद पाता है। प्यारे बच्चों आप मुझे एक बात बताओ, चीनी का जो प्राइस है
चीनी का जो रेट है वो 10 रुपए से 9 रुपए हो गया। आप कहोगे हाँ सर। क्वांटिटी अगर आपकी 9:10 में बदलेगी, मात्रा अगर 9 से 10 में जाएगी, तो खर्चा आपका कांस्टेंट रहेगा। खर्चा आपका कांस्टेंट रहेगा। आप कहोगे जी हाँ सर। अच्छा, मात्रा 9 से 10, मात्रा कितनी हो गई? 9 से 10। लेकिन सवाल कहता 3.1 किलोग्राम चीनी ज्यादा खरीद पाता है। दोस्तों, एक की वैल्यू 3.1, तो 10 की वैल्यू तो आ गई 31 किलोग्राम, और 9 की वैल्यू आ गई 27.9 किलोग्राम। बात समझ में आई? बोलो बोलो बेटा, बात समझ में आई? यानी कि प्यारे बच्चों, मैं आपको यह कह सकता हूं कि स्टार्टिंग में अगर वो व्यक्ति 27.9 किलोग्राम चीनी खरीदता था, तो आज 31 किलोग्राम खरीदता है। चीनी का वास्तविक पूछा है बेटा। वास्तविक का मतलब होता है इनिशियल, स्टार्टिंग वाला। तो स्टार्टिंग वाला अगर रेट चेक करना है, तो 139.5 को 27.9 से भाग दे लीजिए बेटा। चीनी का रेट आ जाएगा 5 रुपए पर केजी। मैंने पूछा चीनी का ओरिजिनल प्राइस कितना था, तो बेटा ओरिजिनल प्राइस आएगा 5 रुपए पर केजी, 5 रुपीज पर केजी। बिल्कुल बेटा। अगर आपसे चीनी का नया प्राइस पूछता कि बताओ नया प्राइस क्या होगा, तो आप 139.5 को 31 से डिवाइड करते बेटा। 31 से डिवाइड करते तो काट लीजिएगा, ये 4.5 रुपए पर केजी आएगा। दोस्तों, आप दोनों प्राइस ज्ञात कर सकते हैं, नए वाला भी और पुराने वाला भी। बेटा, कई किताबों में इस कंसेप्ट के लिए एक फॉर्मूला भी दिया होता है। सही बताऊं तो मुझे फॉर्मूला याद ही नहीं है बेटा, मैंने कभी पढ़ाई नहीं। हम जब डायरेक्ट सवाल को इसे कर पाते हैं बेटा, तो फॉर्मूला याद करने की कोई आवश्यकता नहीं है। आपको कंफ्यूजन के चक्कर में कहीं नहीं पड़ना। क्या बताऊं, सबको सवाल नंबर 1 समझ में आया? अब देखो, मैं आपको कहना चाह रहा हूं, देखो आप तुरंत ऐसे सवाल कर पाएंगे। ऐसे, चीनी का रेट 10% कम हो गया, यानी 10 से 9 हो गया, तो क्वांटिटी कितनी? 9 से 10 हो जाएगी। आप डायरेक्ट ऐसे करो, 5 किलोग्राम चीनी ज्यादा खरीद पाता है, मतलब पहले थी 45 किलोग्राम और आज खरीदेगा 50 किलोग्राम। खत्म। आपने कहा मूल कीमत और कम हुई कीमत का अंतर बताओ। बेटा, मूल कीमत तो रही होगी 270/45, और नई कीमत कितनी है? 270/50। 45 से कटेगा पूरा पूरा 6 बार। ये बेटा पूरा पूरा कटेगा 5 5 25, 2 5.4, तो 60 पैसे तुम्हारे सवाल का उत्तर आ गया। दोनों पैसे का डिफरेंस चाहिए था, 60 पैसा इज द करेक्ट आंसर। 60 पैसा आपके सवाल का उत्तर आ गया। क्या बात समझ में आई? रिप्लाई बहुत कम लोगों के आ पा रहे हैं। क्या बेटा लॉजिक आपको क्लियर नहीं हो पा रहा? क्या बात आप लोग नहीं समझ पा रहे हैं? बताया करो बेटा ऐसे पूरे जोश में कि हाँ रेडी है सर, बात समझ में आई, ताकि मैं अगले टॉपिक को और ज्यादा डिटेल में बता। बेटा सुनो भाई सुनो, 10% की कमी हो गई। 10 का मतलब 9 से 10, तो मात्रा जो आएगी, मात्रा वो 9 से 10 हो जाएगी। 50 ग्राम गेहूं अधिक खरीद पाता है बेटा। 50 ग्राम का मतलब ये 450 ग्राम और ये 500 ग्राम। तो मैंने पूछा कि गेहूं से पहले, सॉरी, कमी से पहले कितना गेहूं खरीद सकते थे? 450 ग्राम इज द करेक्ट आंसर। 450 ग्राम तुम्हारे सवाल का उत्तर बन जाएगा। मुस्कुराइए, उत्तर तैयार है। बीस % की कमी हो गई, 5 से 4 हो गया। रेट अगर 5 से 4, मात्रा हो गई 4 से 5। 5 किलोग्राम ज्यादा खरीद पाते हैं, ये 20 और ये 25। मैंने पूछा मूल कीमत बताओ, 320/20 कर लीजिएगा, 16 रुपए पर केजी आंसर आ गया। बेटा बताओ 30 सेकंड के अंदर सॉल्व कर पा रहे हो क्या? जिनको मैथ्स का ज्यादा फोबिया होता है वो बताओ, तुम ये सवाल 30 सेकंड में कर पा रहे हो? और ये पेपर के पूछे हुए सवाल है बेटा, मैंने इनको अपने मन से क्रिएट नहीं किया है, ये ओरिजिनली एग्जाम के दिए हुए सवाल थे बेटा। ये सवाल मेरा करने का मन नहीं कर रहा। कीमत 10 से 9 हो गई, क्वांटिटी 9 से 10 हो जाएगी। 225 रुपए यहां बनेगा और 250 यहां बनेगा। मूल कीमत आ गई 1 रुपया पर केजी। आपको लगेगा पेपर में ऐसे क्वेश्चन आते हैं? हाँ ऐसे आते हैं भाई, हमारा मन करे ना करे ऐसे आते हैं। ओ माय गॉड। चावल की कीमत, सही लग रहा है, सही लग रहा है वो। चावल की कीमत 5 से 4 हो गई, क्वांटिटी 4 से 5 बनेगी। 12.5 का मतलब दोस्तों ये आएगा 50 और ये आएगा 62.5। दोस्तों 800 में अगर 50 का भाग दोगे, उत्तर आ गया 16 रुपए। ओरिजिनल का मतलब होता है स्टार्टिंग वाला, और कम किया हुआ बाद में। स्टार्टिंग के देखो सारे सवाल एक जैसे हैं, हालांकि बेटा ये A गुणा B का ही कंसेप्ट चल रहा है,
फिर भी मैंने आपको डिटेल में करवाने की कोशिश करी कि चलो इस पर भी आपका काम पूरा बन जाए। 20% की कमी होती है 5 से 4, तो क्वांटिटी आएगी 4 से 5, ये 40 और ये बनेगी 50। नई कीमत पूछी है, नई कीमत 100 में 50 का भाग दे लीजिएगा, 2 रुपए की एक कलम आती है बेटा। आपको लगेगा गुरुजी ये शीट तो हो गई, समझो इस शीट में तो 18 ही सवाल हैं, मुझे तो लगा हो गया। सेट भैया आपको हम सीजीएल सीपीओ के करा रहे हैं, करो फटाफट से। 21% की कमी हो गई, कीमत थी ना वो 100 से 79 हो गई, तो क्वांटिटी बेटा बताओ 79 से 100, 3 किलोग्राम, 3 किलोग्राम एक्चुअल में 21 की वैल्यू है। तो मैंने पूछा कि 100 की वैल्यू कितनी बनेगी, 100 की। बेटा 100 की वैल्यू ज्ञात करनी है, 100/7, और 100 रुपए में कितना बनेगा, तो 100/7 करूंगा तो 7 रुपए बेटा उत्तर बन जाएगा। ये फ्रैक्शन में तो वैसे ही दिया गया था कंफ्यूज करने के लिए, चीजें वही है बेटा। ये सुमित भैया चैप्टर को देख के मत पढ़ो, कंसेप्ट को देख के पढ़ो मेरे भाई, ऊपर के नाम देखकर मत जाया करो यार। बताओ भैया 9 नंबर सवाल सेल्फ कर लोगे क्या? आठ सवाल तो मैं आपको सेम करवा चुका हूं, इतनी देर में हो गया होगा। इतना मैंने रुका ना, 10 सेकंड रुका, इतने में तो सवाल हो गया होगा। 5 से 4, क्वांटिटी 4 से 5, 8 चौका 32, 8 5 40, 160 में 32 का भाग दोगे, 5 आंसर आ गया बेटा, खत्म। हाँ जी, 24 रुपए में 2 अंडे, अंडे की कीमत अब की बार बढ़ गई, 5 से 6 हो गई। कीमत बेटा अगर 5 से 6 हो गई तो आप बताओ आपकी क्वांटिटी 6 से 5 हो जाएगी क्या? हाँ, तो आप मेरी बात सुनो, 2 अंडे कम मिलते हैं, मतलब पहले आपको 12 एग मिलते थे, अब केवल आपको 10 एग मिलते हैं बेटा। पहले तुम्हें 12 एग मिलते थे और अब आपको 10 एग मिलते हैं, ठीक है? कितने रुपए में? 24 रुपए में। आपको पूछा है वर्तमान, वर्तमान का मतलब नया। सुनो बेटा, 24 रुपए में 10 एग मिलते हैं, तो एक अंडा 2.4 का आएगा, समझते हो ना? 24 रुपए में 10 अंडे मिलते हैं, तो एक अंडा 2.4 का, ये एक अंडे की कीमत आ गई। मैंने पूछा पर डजन, डजन में 12 होते हैं बेटा, तो 288/10 करूंगा, 28.8 रुपए इज द करेक्ट आंसर। प्रत्येक डजन का रेट आ गया दोस्तों, एक दर्जन अंडों की कीमत आपको मिल गई 28.80 रुपए। सारे सवाल बताओ सेम थीम के, सारे सवाल सेम स्ट्रक्चर के हैं। ये मैंने छांट के बनाए हैं आपके लिए दोस्तों, छांट के बनाए हैं सारे क्वेश्चन आपके लिए। अंडे की कीमत में 50% की वृद्धि, अंडे की कीमत 2 से 3 हो गई, तो आपको क्वांटिटी 3 से 2 मिलेगी। 4 अंडे कम मिलते हैं, 4 तिया 12, 4 दूनी 8। वर्तमान का मूल्य बताओ बेटा, 24 रुपए में 8 अंडे मिलते हैं, एक अंडा 3 रुपए का, 12 अंडे 36 रुपए के। 36 तुम्हारे सवाल का उत्तर आ गया। बच्चों के चेहरे पे स्माइल दौड़ रही है, बच्चे बड़े खुश हो रहे हैं कि अरे सर ये तो आपने जिंदगी बना दी। ये सवाल अगर मैं ना करवाऊं तो काम चलेगा, ये सवाल अगर मैं ना करवाऊं तो काम चलेगा। कहीं कल एज ए डाउट लेके मत आना भाई प्लीज, कहीं कल एज ए डाउट लेके मत आना। कल मैं टॉपिक स्टार्ट नया करूंगा तो ये नहीं होना चाहिए कि बीच में लेके घूमते फिरो इसको कि सर वो करवाओ, 12वां सर 12वां करवाओ, बीच में छोड़ दिया था आपने, 12वां सवाल करवा दो। किसी को डाउट लगे तो अभी बोल देना 10 से 9 करना है, फिर 9 से 10 करना है, 62 बोलना पड़ेगा, 837 को 62 से भाग कर लेना, उत्तर आ जाएगा। यही काम करना है क्या? 837 को 62 से भाग करोगे, उत्तर तैयार है बेटा। चावल की कीमत में 2 रुपए प्रति किलोग्राम की कमी होने के कारण 16 रुपए में 4 किलो चावल ज्यादा खरीद पाता है। अब सुनो बेटा, इसमें थोड़ा सा अब एक डाउट आया। देखिए 12 नंबर तक के सवाल में तो क्या था, 12 नंबर के क्वेश्चन तक ना परसेंटेज में कमी कर रहा था बेटा, परसेंटेज में कमी कर रहा था कि 10% की कमी, 20% की कमी। लेकिन इस सवाल में परसेंटेज में नहीं, रेट में कमी कर रहा है कि 2 रुपए पर केजी, 2 रुपए पर केजी। देखो बेटा वैसे तो ये सवाल एक्स मानकर भी हो जाएगा, तुम स्टार्टिंग का रेट एक्स मान लो, x-2 मान लो, बात को समझ लो, बात हो जाएगी। लेकिन देखो एक होता है आइडिया ऑप्शन से करने वाला, मेरी बात समझना। आपके पास 16 रुपए हैं, 16, ठीक। एक बात मेरी बात को समझना, 16 में पूरा पूरा भाग जा रहा है 4 का, 16 में 4 का पूरा पूरा भाग जा रहा है। मान लो पुराना रेट है ना, पुराना वास्तविक मूल्य है वो 4 रुपए पर केजी था, 4 रुपए पर केजी था। तो बेटा आप मुझे बताओ 16 रुपए में कितने चावल आएंगे? 16 रुपए में चावल आएंगे जी 4 किलो, 16 रुपए में 4 चावल आएंगे। हाँ, अब दोस्तों मैं सवाल के अकॉर्डिंग रेट में 2 रुपए की कमी कर रहा हूं,
₹2 की कमी करूंगा तो रेट हो जाएगा ₹2 पर केजी, रेट हो जाएगा ₹2 पर केजी। अब ₹2 पर केजी पे आपको चावल मिलेंगे 8 किलो, क्योंकि रुपए तो 16 ही है। हाँ, क्या बेटा बताओ 4 किलो चावल एक्स्ट्रा मिल रहा है क्या? क्या तुम्हें 4 किलो चावल एक्स्ट्रा मिल रहा है? तो यही मेरे सवाल का उत्तर है, 4 इज द करेक्ट आंसर। जब परसेंटेज की बात ना आए तो ऑप्शन से करना बेटा कंफर्टेबल है, ऑप्शन से करना आपके लिए जरूरी है, ऑप्शन से करना चीजें आपको समझ में आ जाएंगी। क्या बेटा बात समझ में आई तुम्हें? बेटा अर्चिता ऑप्शन से उठाया सवाल, ऑप्शन से बेटा। हम एक्स मानने के चक्कर में पढ़ना नहीं चाहते, हम एक्स मानने के अकॉर्डिंग सवाल करना नहीं चाहते, इसलिए मैंने आपको रेट मानकर कर लिया। 16 रुपए तुम्हारी जेब में थे, मैंने माना कि चावल का रेट 4 रुपए है, तो 16 रुपए में 4 रुपए के रेट से चावल आएंगे 4 किलो। नया रेट 2 रुपए कर लिया तो चावल आएंगे 8 किलो, 4 किलोग्राम एक्स्ट्रा है, वही तो सवाल तुमसे कह रहा है बेटा। एक बार डेटा को पढ़ो, आप तुरंत सवाल समझ जाएंगे, कोई परेशानी वाली बात ही नहीं है बेटा सवाल में। होती तो मैं आपको रिपीट करता, घबराने की कोई नीड नहीं है। कर पाओगे सवाल? कर पाओगे बेटा? जैसा क्वेश्चन अभी बताया सेम सवाल है, इसमें तो कोई डाउट ही नहीं है। दूर दूर तक का ये तो बालक माइंड में कर लेते हैं। पता है आजकल ऐसा जमाना आ गया, बच्चे ये सवाल दिमाग में कर लेते हैं। 10 से 9, 9 से 10, 270 में 9 का भाग दोगे 30 आंसर आ गया। पेन उठाया भी तो क्या काम का, 30 आंसर आ गया। कईयों को खुद पे यकीन ना होता कि हाँ मैंने इतनी तेज कर लिया। कर लिया भाई, कर लिया। चीनी की कीमत 20% कम, 5 से 4, 4 से 5, एक की वैल्यू 500 ग्राम है, तो ये आ गया 2 किलो और ये आ गया 2.5 किलो। 36 में 2 किलोग्राम चीनी आती है, 18 रुपए की कीमत आ गई। कैसे पॉसिबल है सर? ऐसा ही है भाई। 20% की कीमत का मतलब 5 से 6, 6 से 5। 2 अंडे कम मिलने का मतलब पहले 12 मिलते थे, आजकल 10 मिलते हैं। अब अंडों की नई कीमत, रिपीट सवाल है, उत्तर आएगा 28.8। 24 रुपए में 10 अंडे, तो 12 अंडे कितने के? 28.8 रुपए के। सेबों की कीमत में कमी होने के कारण एक व्यक्ति ₹1.25 की बजाय ₹1 में 3 सेब खरीद लेता है। अरे बेटा ये कुछ भी नहीं है, ये तो परसेंटेज का सिंपल सवाल है। आप मुझे एक बात बताओ, पहले 3 सेब का मूल्य रेट था ₹1.25, अब 3 सेब का रेट है ₹1। बेटा 25 पैसे की कमी आ गई क्या? कितने रुपए से? ₹1.25 से। गुणा में 100 करना है, परसेंटेज लगाना है बेटा। पूरा पूरा कटेगा 5 बार और 20% इज द करेक्ट आंसर। ए गुणा बी इज इक्वल टू कांस्टेंट पर आधारित ये शीट थी। 18 सवाल का छोटा सा एक पार्ट था जिसको आपने पढ़ा, ए गुणा बी इज इक्वल टू कांस्टेंट। क्या बताओ ये 18 के 18 सवाल कर लाओगे? 18 के 18 क्वेश्चन आप कर लाओगे दोस्तों? बहुत बढ़िया। और दोस्तों अब आ जाओ परसेंटेज की आपकी आखिरी शीट पे। मंद मंद मुस्कुराइए, परसेंटेज आज आपका पूरा होने वाला है, निपुण हो जाएंगे बेटा। पार्ट नंबर 11 बेटा, पार्ट नंबर 11 पे आएंगे। और अगर आप चाहते हैं कि हमें सर मिसलेनियस क्वेश्चन भी करने हैं, देखो वैसे तो मैंने आपको कैटेगरी पूरी, बेटा 1 मिनट होल्ड कीजिए, काइंडली वेट फॉर 1 मिनट प्लीज, 1 मिनट का वेट करना। हाँ बेटा कब बेटा, आप ना एक इंपॉर्टेंट पार्ट बाकी है, पहले उसको पूरा करो। जब ये पार्ट पूरा हो जाएगा फिर मैं आपको परसेंटेज की एक शीट और भी करवाऊंगा, परसेंटेज की कुछ एक्स्ट्रा सवाल और भी करवाऊंगा। जो आजकल एग्जाम का लेवल चल रहा है, जो आजकल बातें हो रही हैं, उनका तो बेटा एक स्तर में आगे और भी करवाऊंगा। मैं चाहता हूं कि आप उस एक टाइप को और भी पढ़ो, ताकि देखो सिंपल इंटरेस्ट अपन एक दिन लेट स्टार्ट कर लेंगे, बट चिंता की बात नहीं है, परेशानी की कोई बात नहीं है। मैं आपका टाइम कवर करवा दूंगा, जो कोई आधा घंटा मैं आपका लूंगा बेटा, उसे कवर करने की जिम्मेदारी मेरी है, चिंता मत करो, मैं पूरा करवाऊंगा। लेकिन जो कंसेप्ट होगा वो डिटेल में होगा, ये अपना तरीका है दोस्तों। अब मैं चलता हूं शीट नंबर 11 पे। दोस्तों आपने रीजनिंग में कभी हमारी क्लास में एक टॉपिक किया है क्या जिसका नाम होगा वेन डायग्राम?
हिंदी में बोलते हैं वेन आरेख। बेटा वेन आरेख का मतलब क्या होता है? वेन आरेख का मतलब क्या होता है कि कोई दी गई जानकारी, कोई डेटा, कोई इंफॉर्मेशन को लिखने की बजाय अगर डायग्राम से रिप्रेजेंट किया जाए तो उसे वेन डायग्राम बोलते हैं। यही तो होता है भी, मुझे कुछ चीज नोट करनी थी, मैंने वो सब बातें लिखने की बजाय उसका डायग्राम बना दिया। ठीक, अब सुनो मेरी बात। टोटल जो होते हैं स्टूडेंट, टोटल मान लो बच्चे होते हैं, कुछ भी होते हैं, इनको अपन 100% मानते हैं। आप ये बात मान लो कि आपकी क्लास में टोटल 100 बच्चे थे, आपकी क्लास में टोटल 100 बच्चे थे। बेटा 100% मान लो, 100 मान लो, कोई बात नहीं, एक ही बात है, ठीक है। मैथ्स में, मैथ्स का मतलब मेरा है ओनली मैथ्स। ओनली मैथ्स में बच्चे पास हुए 40। ओनली इंग्लिश में बच्चे पास हुए 30। और बोथ में यानी दोनों में पास बच्चे हुए 15। अब बेटा इस चीज को अगर मैं वेन डायग्राम से बनाऊं, देखो ऐसे बना सकते हो क्या, दो आकृतियां कैसी भी बनाओ, कोई आकृतियों से फर्क नहीं पड़ता। ये सर्किल मैथ्स का और ये सर्किल बेटा इंग्लिश का। ठीक, ओनली मैथ्स में पास हुए हैं 40, ओनली इंग्लिश में पास हुए हैं 30, दोनों में पास हुए हैं 15। तो 40 और 30 70 और 15 85, 85% लोग क्लास में पास हो गए। बेटा बाकी के 15% होंगे वो दोनों विषयों में फेल हो गए क्या? तो अगर आपसे क्लास में ये पूछे कि कितने प्रतिशत बच्चे दोनों सब्जेक्ट में फेल हुए हैं, देन वी विल गो फॉर 15%। हम उस सवाल में कहेंगे 15%। आई बात समझ में? चिंता मत करो, 3 आकृतियां बताऊंगा, सब बताऊंगा। मैं आपको यह दावे से कह सकता हूं कि आज की क्लास के बाद में वेन डायग्राम का तुम्हारा सवाल कभी जीवन में गलत नहीं होगा बेटा। अरे ये छोटी सी बात आपको समझ में आई क्या? देखो इसमें एक बात बेटा समझनी होती है कि देखो ये जो 40 बच्चे हैं ना, मैं पास की बात कर रहा हूं, ये 30 बच्चे भी पास हैं और ये 15 बच्चे भी पास हैं। मतलब वेन डायग्राम जो बनता है ना वो सेम इकाइयों पर बनता है। मैथ्स में ये 40 लिखा है ना तो मैंने पास लिखा है, ये मैंने इंग्लिश में लिखा है ना 30 तो मैंने पास लिखा है। बेटा आप ये मत काम कर देना कि किसी एक का तो पास ले लो, किसी एक का फेल ले लो, फिर आप फेल हो जाओगे। अगर आपको चीजें समझनी है तो तरीके से चलनी पड़ेंगी। जैसे कि आप एक बार इस सवाल को देखें, ये बड़ा करना सवाल को भूल गए, कोई बात नहीं, एक बार समझो। इन ए जूनियर क्लर्क एग्जाम 35% स्टूडेंट फेल्ड इन मैथ्स, 25 इन हिंदी एंड 20% इन बोथ। मैं सवाल पढ़ रहा हूं ना, सुन लीजिए। If 360 student pass, then find number of total students sitting in the exam. सुनो मेरी बात ध्यान से। बेटा ये जो आपको डेटा दिया होगा ना, ये फेल का दिया होगा, फेल का। आप पहले ये बात जरूर समझना कि सवाल तुम्हें डेटा किस बात पे दे रहा है। ठीक, फेल। पहली बात, एक डायग्राम दिया हुआ है मैथ्स का, एक आपको डायग्राम दिया हुआ है हिंदी का। ठीक है बेटा, आप जरा गौर कीजिए, आप पहले पढ़ो दोनों सब्जेक्ट में, दोनों विषयों में कितने हैं। सबसे पहले बेटा कॉमन वाला कैच किया करो, कॉमन वाला। तो दोनों विषयों में 20% है क्या? दोनों विषयों में कितने हैं? 20%। यानी 20% बच्चे ऐसे हैं जो दोनों सब्जेक्ट में फेल हो रहे हैं। इन नालायकों को मैथ्स भी नहीं आती, इन नालायकों को हिंदी भी नहीं आती। ठीक है, अच्छा अब जरा मेरी बात को ध्यान से समझना, आप बिल्कुल इसे गौर से समझना, मैं आपको बताऊंगा सारी बातें। 35% स्टूडेंट मैथ्स में फेल हुए। प्यारे बच्चों, क्या कहीं मैथ्स के आसपास ओनली वर्ड लिखा है क्या? क्या कहीं ओनली लिखा है? नहीं लिखा। तो आप देखो 35 बच्चे मैथ्स में फेल हुए हैं। बेटा अगर 35 बच्चे मैथ्स में फेल हुए हैं तो इस मैथ्स वाली पूरी बाउंड्री में 35 आना चाहिए क्या? क्या इस मैथ्स वाली पूरी बाउंड्री में 35 आना चाहिए? आप कहोगे हाँ। तो इसमें से 20 तो आ ही गया, 20 तो आ ही गया। क्या इधर वाले पॉइंट पे 15% आना चाहिए? 15% आना चाहिए। वेरी गुड। अच्छा 25% हिंदी में था तो क्या इधर 5% आना चाहिए? क्या 5% आना चाहिए? अब बच्चों टोटल बताओ फेल कितने बच्चे हुए ऑल ओवर? देखो फेल कितने हुए, तो 25 और 15 40% बच्चे तो हुए हैं फेल, चाहे एक सब्जेक्ट में चाहे दो सब्जेक्ट में किसी में भी। लेकिन दोनों में पास, दोनों में पास तो फिर 60% होंगे। जब 40% फेल हुए हैं तो पास तो 60% होंगे। यही तो सवाल कह रहा है। 60% की वैल्यू अगर 360 है, दोस्तों टोटल कितने बच्चे थे? टोटल बच्चे आएंगे 600। 600 इज द करेक्ट आंसर। ध्यान से पढ़कर बताओ, कोई बात आपको समझ में आई? हाँ बस दोस्तों, ये जो कंसेप्ट है ना, ये जो बात है, इसको आपको समझना पड़ेगा। देखो ये सवाल नंबर 1 थोड़ा कम लिखा हुआ था,
देखो आप मेरी बात को ध्यान से समझना, सबसे पहले आप फोकस किया करो बोथ वाली बात पे, दोनों सब्जेक्ट में क्या दिया हुआ है उस पर बात कीजिएगा। आप एक बार सवाल पढ़ो, 27% स्टूडेंट फेल्ड इन बोथ एग्जाम। बेटा देखो दो विषय हैं, इंग्लिश और मैथ। उत्तर मत दीजिए, एक बार निवेदन है आपसे मेरा, उत्तर मत दीजिएगा। इंग्लिश और मैथ, सॉरी मैथ, ठीक है बेटा। आपको अगर 27% फेल दिए ना, फेल फेल, तो आप फेल का वेन डायग्राम बना दो। किसका बनाओगे बेटा? फेल का। किसका बनाओगे? फेल का। फेल बताओ दोनों विषयों में कितने हैं? 27%। ये नालायक दोनों सब्जेक्ट में फेल हो गए। अच्छा अब आ जाओ, 70% स्टूडेंट इंग्लिश में पास हुए हैं। बेटा अगर अंग्रेजी की बात करूं ना, तो अंग्रेजी में 70% तो पास हुए हैं, तो अंग्रेजी में फेल कितने? 30 हुए होंगे क्या? है अंग्रेजी में पास अगर 70 हुए हैं तो फेल कितने? 30 हुए होंगे। 30 में से 27 ये रहा और 3 यहां बनेगा। बोलो 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 बोलो। 65% मैथ्स में पास। बेटा 65% मैथ्स में पास, तो 35% मैथ में फेल। 35% मैथ में फेल, तो इधर 8% आएगा। 65 और 35 100 होते हैं, 8% आ गए। यानी पूरी क्लास में जो बच्चे फेल हुए हैं वो हुए हैं 38%। 38% अगर फेल हुए हैं तो पास हो गए 62%। 248 जो है ना, ये दोस्तों 62 की वैल्यू है। टोटल बच्चे 100 थे, आपने पूरा पूरा 4 से काट लिया, 400 तुम्हारे सवाल का उत्तर आ गया। बेटा इससे आसान चीज कोई हो दुनिया में है? इससे आसान चीज कोई है दुनिया में? बेटा कोई कैलकुलेशन नहीं है, कोई बड़ा काम नहीं है, एक बार सवाल को पढ़ना है, पढ़ते ही उत्तर तैयार है। बताओ अभी हम इनिशियल केस में पढ़ रहे हैं, दो दो सब्जेक्ट मानकर पढ़ रहे हैं। ध्यान एक बात पे देना कि अगर आप दोनों चीजों को फेल पे बना रहे हो तो हर डाटा फेल पे आना चाहिए। अगर आप वेन डायग्राम पास पे बना रहे हो तो पूरी जानकारी पास पे बननी चाहिए। अब कंफ्यूजन ये होता है सर पास और फेल में से क्या करूं, पास और फेल में से क्या करूं? तो इसके लिए जो बोथ वाली बात दी जाए ना, बोथ वाली बात दी जाए, वहां से सवाल को आपको आइडिया पड़ जाएगा स्टार्ट किस पर करना चाहिए, सवाल किस पे बनाना चाहिए। आ गई बात। एक मिनट सुनो, 75% दोनों विषयों में, दोनों विषयों में। तो ये जो दो विषय हैं, एक इंग्लिश और एक मैथ, दोनों विषयों में कितना आएगा? 75। हाँ इंग्लिश में 80 था तो इसमें 5, मैथ्स में 85 था तो इसमें 10। 90% लोग ऐसे हैं जो पास हुए हैं, तो 10% विद्यार्थी फेल होंगे दोस्तों। 10% का मतलब 40 है, 100% का मतलब 400। टिंग टिंग टिंग। कई चेहरे बड़ी चिंता में हैं, कई चेहरे बड़े कंफ्यूजन में हैं। मेरे भाई ऐसा क्या हो गया इस सवाल में कि आपको कष्ट हो गया? अच्छा अब एक कहानी और समझो, अब एक गेम को और समझो। 5 सवाल कर लें, फिर 5 मिनट का ब्रेक लेंगे, चाय भी आ गई है। सुनो भैया, अंटू के भाई, पहले इसको थोड़ा कवर कर ले अच्छे से यार। एक छात्रावास में 600 लड़के हैं, 600 टोटल बच्चे कितने हैं? 600। ठीक है बेटा, मैंने बताया था टोटल जो भी होता है ना उसको ऊपर मानते हैं 100%, चाहे कुछ भी है 100% होता है। इनमें से प्रत्येक व्यक्ति या तो क्रिकेट खेलेगा या फुटबॉल खेलेगा या दोनों गेम खेलेगा। मतलब जीरो, मतलब कोई भी गेम ना खेले ऐसा कोई बालक नहीं है। 600 के 600 बच्चों में से ना एक स्टूडेंट या तो फुटबॉल खेल रहा होगा या क्रिकेट खेल रहा होगा या दोनों खेल रहा होगा। ठीक है, अब देखो 75% आना चाहिए क्रिकेट में। प्यारे बच्चों आप मेरी बात को समझना, मैं आपको समझाने का प्रयास कर रहा हूं। ये क्रिकेट है और ये फुटबॉल है। ठीक, क्रिकेट खेलते हैं जो बच्चे वो हैं 75%। अच्छा, और फुटबॉल जो बालक खेलते हैं वो हैं 45%। प्यारे दोस्तों एक बात को समझिएगा बड़े प्यार से, भाई टोटल दुनिया तो होती है 100%, टोटल दुनिया होती है 100%। क्या दोस्तों इन दोनों का जोड़ 100 से भी पार निकल गया? क्या क्या इन दोनों का जोड़ 120 बन गया? ये कैसे पॉसिबल है बेटा? इसका मतलब जो ये 20% एक्स्ट्रा आया है ना, ये एक्चुअल में 2 बार काउंट हो गया होगा। ये जो 20% जो आया ना एक्स्ट्रा, ये इसका मतलब 2 बार काउंट हो गया। ये मैथ्स में भी है, ये क्रिकेट में भी है और ये फुटबॉल में भी है। ठीक है, अब सुनो, क्रिकेट खेलने वाले बच्चे कितने हैं? 75, तो 20 यहां पर है, 55 यहां करोगे, ये लो जी। फुटबॉल वाले 45, तो 25 यहां कर लीजिएगा दोस्तों, ये बन गया वेन डायग्राम।
कितने स्टूडेंट दोनों खेल खेलते हैं, तो आप 600 का अगर 20% काउंट कीजिएगा तो 120 बालक आएंगे जो दोनों खेल खेलते हैं। आप ओनली क्रिकेट भी ज्ञात कर सकते हैं, ओनली फुटबॉल भी ज्ञात कर सकते हैं, दोनों भी ज्ञात कर सकते हैं। और दोस्तों देखो, इसके लिए ना वेन डायग्राम बनाने की नीड नहीं होती। 75 और 45 का सम आ रहा है 120। 120 का मतलब जो 100 से ऊपर है ना, वही बोथ में आएगा, वही कॉमन में आएगा बेटा, वही आपका उत्तर बनेगा बोथ में। इज इट क्लियर? सुनो बेटा, सेम क्वेश्चन है। कर्मचारी या तो चाय पीते हैं या कॉफी पीते हैं या दोनों पीते हैं, कोई भी ना पिए ऐसा कोई हो नहीं सकता। 72 और 44 का जोड़ कितना बन रहा है बेटा? आप कहना जी 116। 116 का मतलब 16% कॉमन था, ये 40 के बराबर आ गया। 16% 40 के बराबर है, तो 100% क्या बनेगा? तो कहिएगा 40/16 गुणा 100। 250 तुम्हारे सवाल का उत्तर आ गया। अरे इससे आसान बात इस दुनिया में कोई नहीं, इससे आसान बात इस दुनिया में कोई नहीं है बेटा। ये वेन डायग्राम के सवाल बेहद इजी होते हैं। जब दो दो चीजों पे वेन डायग्राम बनेगा तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग सॉल्व कर पाओगे सवालों का उत्तर। आउट डायग्राम हो गया माइंड में, कहो तो डायग्राम बना भी सकते हो भाई। बाकी जब सवाल बिना डायग्राम के चल रहा है तो ठीक है ना। ये तो आपको एक्सप्लेन करने के लिए मैंने बताया था कि ऐसे होता है, अब काम तो खुद से करना। चलिए बेटा 5 मिनट का ब्रेक ले लें, 5 मिनट का ब्रेक ले लें, उसके बाद करते हैं काम। है जी, हम भी चाय पी लेते हैं इसमें। आप भी चपाती वाली पियो बेटा 5 मिनट, उसके बाद मिलते हैं। शुक्रिया।
ये दोस्तों, वेलकम बैक। बेटा बताओ सब ठीक चल रहा है? ऑडियो वीडियो दोबारा से। बेटा इस सवाल को आपने तुरंत ऐसे सॉल्व कर लिया चुटकियों में। आपको पता है कि 17% ना 17 दोनों में कॉमन आया होगा। अब डायग्राम बनाने की नीड नहीं है। 52, 42, 17 यही काम करना है। बोलो बोलो बोलो। ये बन गया बेटा 94। 94 में से 17 घटाओगे तो 77% आ गया। 100 में से गया उत्तर बन गया 23। अब ये मैंने लिखा कैसे समझ में आया तुम्हें? मैंने लिखा कैसे समझ में आया तुम्हें? ये इंग्लिश में फेल, ये मैथ्स में फेल। ये इंग्लिश और ये मैथ्स। 17% दोनों में था। ओके। 52 में से 17 गए 35, 42 में से 17 गए 25, तो बेटा ये बन गया देखो 77% और रिमेनिंग आ गया 23। बस ये इतना सा ही काम करना है बेटा। डबल डायग्राम पे दो चीजों वाले सवाल जो होते हैं ये वास्तव में बेहद आसान, बेहद इजी बनते हैं। बस एक बार सवाल को देखने भर की बात है। ये वही सवाल है कॉफी वाला, जैसा आपने भी किया ना, कॉफी का सवाल किया था, याद है आपको? अभी बताया था कि 72 और 44 होते हैं 116। तो ये 16% जो था ये 40 की वैल्यू थी। 1% 2.5 की वैल्यू आएगी बेटा और 100% 250 का उत्तर बन जाएगा ए। ए इज द करेक्ट आंसर। भेजेगा भैया, कोई इलाज नहीं है रूपक, कोई इलाज नहीं है मेरे भाई। सिलोजिज्म का सवाल है, रीजनिंग क्लास में करेंगे, यहां नहीं करेंगे बेटा। 90 और 85 175। 175 का मतलब ये ऊपर वाले 75% है ना, ये 150 की वैल्यू है बेटा। 75% अगर 150 की वैल्यू है तो 100% 200 बन जाएगा। ये लो बताओ। मेरे को लग रहा है ये सवाल करने में बच्चों के 30 सेकंड तो लगे ही नहीं होंगे। एक परीक्षा ने सभी विद्यार्थियों ने या तो भौतिक विज्ञान विषय लिया या गणित या दोनों। 70 और 60 130, यानी 30% ज्ञात करना है। उत्तर आ गया 750। कई बच्चों को तो खुद पे यकीन नहीं होता कि सर ये ऐसे कैसे संभव है, हाउ इट पॉसिबल, इतनी तेज कैसे कर सकता है कोई आदमी सॉल्व। आप भी कर सकते हो दोस्तों। 70 और 60 होते हैं 130, तो ऊपर वाला ये जो 30% था ना, यही तो फाइंड करना है। तो 2500 का 30% ज्ञात करूंगा, उत्तर आ गया 750। अरे भैया गजब। अरे पूरा लिखकर बताऊं कि ठीक है इतना सा, या लिखकर बताऊं कि मैथ्स में इतने 70% ये 60% ये वो ताम झाम क्या यार। ओ सुनो, इसमें आप चाहो तो देखो डायग्राम बना सकते हो, वैसे नीड नहीं है, क्योंकि आप ऐसा देखो काम समझ जाओगे धीरे धीरे कि 55 और 60 को जोड़कर 50 कम करना पड़ेगा। 65% ये है पास वाले, तो 35% आएंगे फेल वाले। 35% की वैल्यू 70 है, तो 200 आंसर आ गया बेटा। और डिटेल में नहीं जा पाऊंगा, अब ये सवाल सेल्फ करने पड़ेंगे भाई आपको। 11 नंबर सवाल बेटा आप सेल्फ करेंगे, हम नहीं बताएंगे। ये सवाल भी आप सेल्फ करेंगे, ठीक है? ठीक है बेटा, इसमें ध्यान रखना जो आपका वेन डायग्राम बनेगा वो क्या बताओ, फेल पे बनेगा ना बेटा। जो इस सवाल का वेन डायग्राम बनेगा वो फेल पे बनाओगे ना। कॉमन में जो बात दी जाती है बेटा, कॉमन में उसी बात पे आपको वेन डायग्राम बनाना पड़ता है। कॉमन वाली बात पे वेन डायग्राम बनाना पड़ता है। रुक जाओ भैया, इसमें कुछ अच्छे सवाल बनेंगे, ज्यादा नहीं है, एक दो अच्छे बनेंगे, बाकी सारा सेम स्ट्रक्चर है, बाकी सब में सेम कहानी है। अस्सी छात्रों की एक कक्षा में 45% छात्र हिंदी बोलते हैं। सुनो बेटा, ये गेम आ गया।
सुनो 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 सुनो, ये डायग्राम है हिंदी और ये है इंग्लिश, ठीक है। 80 बच्चों की एक छात्रा में 45% हिंदी बोलते हैं, 40% केवल अंग्रेजी बोलते हैं, 40% केवल अंग्रेजी बोलते हैं, 40% है केवल अंग्रेजी वाले, ठीक है। किसी भी भाषा को नहीं बोलने वाले बच्चों की संख्या उन बच्चों की संख्या के बराबर है जो दोनों भाषाओं को बोलते हैं। देखो बेटा, टोटल बच्चे आपको पता है क्लास में कितने होते हैं? टोटल बच्चे आते हैं जी क्लास में 100%। परसेंटेज बताऊंगा, परसेंटेज 100। अब देखो जी, इंग्लिश पर तो लिखा है ओनली, लेकिन आप बताओ हिंदी पर ओनली दिया है क्या? हिंदी पर ओनली दिया है क्या? नहीं। तो हिंदी वाले कॉलम में आना चाहिए 45। बेटा इस पूरे सर्किल में 45 आएगा क्या? ये जो सर्किल मैंने दे रखा है आपको, क्या इस पूरे सर्किल में 45 बनेगा क्या? क्या दोस्तों इस पूरे पूरे हिसाब किताब में 45 आना चाहिए क्या? हाँ। तो अब 45 कैसे लिखूं? इधर x और इधर 45 माइनस एक्स बोल दूं? एक बार समझ लेना आप, केवल हिंदी बोलने वाले 45 माइनस एक्स, और दोनों बोलने वाले कितने कर लिए मैंने? x। आई बात समझ में बेटा? और देखो ये कह रहे हैं किसी भी भाषा को ना बोलने वाले, यानी कि x% लोग ऐसे भी हैं जो कोई भी भाषा को नहीं बोलते। x% दुनिया ऐसी भी है जो कोई भी भाषा को नहीं बोलती। क्या बात समझ में आ रही है बेटा? ओनली इंग्लिश वाले 40, दोनों वाले x, कोई भी भाषा को नहीं बोलने वाले उन बच्चों के तो दोनों बोलते हैं, ठीक है। अब आप मुझे एक बात बताओ, ये केवल हिंदी, ये दोनों, ये अंग्रेजी और ये कोई भी भाषा नहीं बोलते, क्या इन सब का जोड़, क्या इन सब का जोड़ दोस्तों 100% के इक्वल आना चाहिए क्या? इससे तुम्हारा x कितना 15% आ गया क्या? बेटा x कितना 15% आ गया क्या? x कितना बनेगा? 15% बनेगा। भाई सीधी सी बात है, इफ द नंबर ऑफ स्टूडेंट हु डिड नॉट स्पीक एनी लैंग्वेज इज इक्वल टू द नंबर ऑफ स्टूडेंट हु स्पीक बोथ लैंग्वेज, जो छात्र दोनों भाषाओं को बोलते हैं और जो कोई भी भाषा नहीं बोलते, इन सबका जोड़ ये इक्वल थे बेटा, तो मैंने इनको कर दिया 100%। बेटा इससे केवल हिंदी पूछा है, उत्तर 30% आना चाहिए। 30 यार, नहीं 30 बनेगा भैया। x 24 क्यों आएगा यार? क्या पूछा है हमसे? अच्छा संख्या पूछी है क्या? सॉरी सॉरी, ठीक है, संख्या पूछी है, संख्या, ठीक है सॉरी। केवल हिंदी के बच्चे अगर परसेंटेज में बोलूंगा तो 30% आ गया, हिंदी के पूछूंगा 30% आ गया, लेकिन मैंने पूछा है बच्चे कितने हैं, तो भैया 80 का 30% ज्ञात कर दीजिए, और 80 का 30% आ गया 24। 24 इज द करेक्ट आंसर, 24 इज द राइट आंसर। कहानी को लॉक कर दीजिए। लगभग लगभग सेम सवाल है बेटा, लगभग लगभग सेम सवाल है। इसमें इसमें थोड़ी सी बात को समझो आप। 40% हिंदी में, 55% अंग्रेजी में पास हुए। यह ज्ञात है कि दोनों में असफल छात्रों की संख्या उन छात्रों की संख्या के दुगनी है जो दोनों में पास है। मैं पास पे डायग्राम बना रहा हूं, पास पे। बेटा दोनों में पास अगर x% है, तो आप मुझे बताओ दोनों विषयों में फेल कितने 2x% आएंगे क्या? अगर दोनों में पास x है, दोनों में फेल कितने 2x आएंगे? हाँ। अच्छा, ओनली हिंदी की बात करूंगा, ओनली हिंदी की। ये डायग्राम हिंदी का मान लो, ये इंग्लिश का मान लो। ओनली हिंदी का मतलब बेटा इधर बताओ 40 माइनस एक्स लिखना पड़ेगा, और बेटा इसमें बताओ 55 माइनस एक्स करना पड़ेगा। अरे बोलो। हाँ। और मेरे दोस्तों अब मुझे बता दो, क्या इन सारी संख्याओं को जोड़कर 100 के इक्वल पुट कर लोगे? क्या इन सारी संख्याओं को जोड़कर 100 के इक्वल पुट कर लोगे? आगे तो सवाल कर लोगे या करके बताऊं? आगे तो आपसे हो भी जाना चाहिए मेरे भाई। ये सेल्फ करेंगे आप, बहुत इजी है सवाल ये भाई साहब आ गया तीन तीन चीजों वाला सवाल। एसएससी के पेपर में, मेंस में एक दो बार पाया गया है, वैसे ये सवाल कम ही आते हैं, फिर भी एक दो बार इन सवालों को देख लीजिए, ट्राई कर सकते हैं।
एक समाज में एक सोसाइटी है बेटा, 500 लोग रहते हैं, 500 लोग, बहुत बड़ा परिवार है। 45% क्रिकेट खेलते हैं, गौर कीजिएगा, क्रिकेट के आगे ओनली नहीं दिया हुआ, नहीं नहीं नहीं, 45 क्रिकेट खेलते हैं। क्रिकेट की पूरी बाउंड्री में 45 आएगा बेटा। वेन डायग्राम के सवालों में ओनली वर्ड का अलग ही महत्व है भाई साहब। 29% हॉकी, 48% बैडमिंटन, 18% कोई खेल खेलते, 5% तीनों खेल खेलते हैं, 6% लोग क्रिकेट और हॉकी दोनों खेलते हैं, 27% लोग क्रिकेट और बैडमिंटन दोनों खेलते हैं, तो केवल बैडमिंटन खेलने वालों की संख्या क्या किसी है ना? गजब का सवाल बेटा। सुनो, क्या मुझे बताओ, इसमें आपको चीजें 3 बनानी है, 1 2 और 3। दोस्तों ये मान लीजिए क्रिकेट है, ये दोस्तों हॉकी है, और ये दोस्तों बैडमिंटन है, ठीक है। टोटल लोग कितने हैं बेटा? टोटल लोग आने चाहिए 100%, भाई जो खेलते हैं नहीं खेलते, 1 गेम 2 गेम, सारी जनता मिलाकर 100% ही आएगी, ठीक। कोई गेम नहीं खेलते बेटा, कोई गेम नहीं खेलते, कोई गेम ना खेलने वाले कितने हैं बेटा? 18%। इसका मतलब ये जो डायग्राम है, ये मैं बनाऊंगा खेलने वालों पर, ये मैं डायग्राम बनाऊंगा बेटा गेम खेलने वाले, और आप मुझे बताओ गेम खेलने वाले लोग जो बनेंगे वो 82% बनेंगे क्या? भाई जो आदमी गेम खेलने में इंटरेस्टेड है, जो आदमी गेम खेलने में इंटरेस्टेड है, कह रहे कोई ना कोई गेम खिलाओ, वो 82% है। सवाल को हमेशा उल्टा पढ़ा कीजिए। उल्टा कैसे? जो सब में कॉमन है पहले उसको लिखवा। 5% लोग तीनों खेल खेलते हैं, इसमें लिख दो 5%। बोलो, आप कहेंगे जी हाँ सर। अच्छा, 6% लोग है ना, ये क्रिकेट और हॉकी दोनों खेलते हैं बेटा। 6% लोग ऐसे हैं जिनको क्रिकेट खेलना भी आता है, जिनको हॉकी खेलना भी आता है। गौर करने वाली बात है, इस पॉइंट पर 1 आएगा। क्या आपको समझ में आया कि इसमें 1 क्यों आया? क्योंकि बेटा क्रिकेट और हॉकी में मुझे कॉमन करना है 6। क्रिकेट और हॉकी में मुझे कॉमन कितना करना है? 6। 5 मैं ऑलरेडी कॉमन कर चुका हूं। क्रिकेट और हॉकी में 5 कॉमन आ चुका है, तो 1 और कॉमन आना चाहिए था। आपको भी बिल्कुल से बात तो जायज आपकी। अच्छा, एक बात मुझे और बता दो, 27% लोग क्रिकेट और बैडमिंटन दोनों खेल खेल लेते हैं। 27% लोग ऐसे हैं जो क्रिकेट भी खेल लेते हैं, बैडमिंटन भी खेल लेते हैं, तो इधर वाले पॉइंट पर 22 लिख दूं, क्रिकेट और बैडमिंटन कॉमन करके 22 लिख दूं। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अच्छा, क्रिकेट वाले कॉलम में आना चाहिए 45, क्रिकेट वाले कॉलम में आना चाहिए बेटा 45। कितना आ चुका है? 22 5 27, एक 28 आ गया। 28 और 17 45 होते हैं। क्या ओनली क्रिकेट में 17 आ गया? आप कहोगे हाँ सर, ये बात तो हमें पता लग गई सर। अच्छा बेटा, अब एक बात बताना, अब मुझे ध्यान से समझ के बताना एक बार। क्रिकेट वाले कॉलम में, यानी मैंने क्रिकेट पूरा पूरा अगर देखा ना, क्रिकेट अगर मैंने पूरा पूरा काउंट कर लिया, क्रिकेट अगर मैंने पूरा पूरा बना लिया, इसमें 45 आ गया क्या? इसमें 45 आ गया जी। अब जो ये इधर वाला एरिया बच गया, मैं एक बार इसको हाईलाइट कर रहा हूं, इस वाले एरिया को। इस पे देखो, देखो इसमें पता क्या बनेगा? इसमें कुछ लोग तो आएंगे जो हॉकी खेलते हैं, कुछ लोग आएंगे जो बैडमिंटन खेलते हैं, और कुछ आएंगे जो बैडमिंटन और हॉकी दोनों खेलते हैं, है ना? यही होगा। अच्छा, अब समझो बेटा, इस पूरे वाले एरिया में 82 में से आप घटा दो 45, 12 में से 5 गए 7, 7 में 4 गए 37% आना चाहिए, इनमें आना चाहिए 37। अच्छा एक बात बताओ, हॉकी खेलते हैं 29%, 29। आप मुझे एक बात बता दो, इसको मैं x मानकर इसको 23 माइनस एक्स कर सकता हूं क्या? किसी को दिक्कत तो नहीं है? आपने कहा जी कैसे? बेटा मुझे 29 करना है हॉकी वाले में, 29, 6 तो हॉकी में ऑलरेडी आ गया, हाँ 23 और डालना है, 23 और डालना है, तो यहां मैंने कर दिया x, यहां 23 माइनस एक्स। क्या बताओ, हॉकी में 29 का काम पूरा हो गया? क्या हॉकी में 29 का काम पूरा हो गया? हाँ। अच्छा अब मुझे बताओ, बैडमिंटन में करना है मेरे को 48, बैडमिंटन खुलवाना है 48 को, 48 यहां आ चुका है 27, 27 आ गया, तो 21 माइनस एक्स कर दूं क्या? 21 माइनस एक्स लोगों को अपन खेलने को ला दें बैडमिंटन, कि तुम जीप भर के बैडमिंटन खेलो, कोई दिक्कत नहीं है? आप कहोगे हाँ। बेटा मैंने आपको अभी भी बताया था कि 23 माइनस एक्स प्लस एक्स प्लस 21 माइनस एक्स का जो टोटल है ना, ये 37 के इक्वल आना चाहिए।
इस चीज का जोड़ 37 के इक्वल आना चाहिए। आप कहोगे हाँ सर आना ही चाहिए। 23 और 21 होते हैं बेटा 44 माइनस 37 बराबर x आएगा। तो x बनना चाहिए 7। x कितना आएगा बेटा 7। x कितना बनेगा बेटा 7। यानी अब आपके लिए बात समझ में आ गई कि केवल बैडमिंटन खेलने वाले लोग कितने हैं बेटा। केवल बैडमिंटन लोग खेलेंगे 21 में से 7 गए 14%। 14%। 500 का अगर मैं 14% निकालूंगा तो बनेगा 70 और 70 आपके इस सवाल का उत्तर है बेटा। 70 आपके इस क्वेश्चन का उत्तर है। 3-3 वेन डायग्राम पर बनने वाला सवाल ऐसा होता है बेटा। 3-3 वेन डायग्राम पर बनने वाला क्वेश्चन ऐसा होता है। लेकिन एसएससी वाले अपने पेपर में इन क्वेश्चंस का यूज बहुत रेयर करते हैं बेटा। आज तक का इतिहास चेक करोगे ना तो मुश्किल से मिलेंगे तुम्हें 2-3 सवाल बेटा। जितना मैंने आपको इससे पहले बताया ना वो 2-2 लोग वाले, एसएससी केवल उसको ही फॉलो करता है बेटा। ये कहानी बहुत रेयर काम आती है। फिर भी बताओ आपको ये सवाल समझ में आया? मैं नहीं चाहता कि अगर आप कोई टॉपिक पढ़ें तो इसमें कोई भी बात आपके लिए बाकी रह जाए। भाई साहब जो क्वेश्चन मैंने आपको अभी बताया था ना ये लगभग लगभग वैसा ही सवाल है, लेकिन थोड़ी सी बात को आप समझ कर चलना। एक परीक्षा में गणित में 53% छात्र, फिजिक्स में 61% छात्र, केमिस्ट्री में 60% छात्र, मैथ्स और फिजिक्स में 24% छात्र, भौतिक और रसायन में 35, गणित और रसायन में 27% उत्तीर्ण हुए। उत्तीर्ण ये पास की बात कर रहा है बेटा, पास की। और 5% बालक हैं वो किसी विषय पर पास नहीं होते, यानी 5% तो सब में फेल है, ऑल ओवर फेल है। ठीक। गणित और रसायन विज्ञान में उत्तीर्ण लेकिन भौतिकी में नहीं होने वाले के परसेंटेज का अनुपात भौतिकी और रसायन में उत्तीर्ण होने वाले गणित में फेल के विद्यार्थियों से क्या है? ये सवाल आप लोग ट्राई करोगे एक बार? बहुत टफ नहीं है, सिंपल है। करोगे कोशिश? चलो ये 2 क्वेश्चन का टास्क मैं आपको दे देता हूं घर से करने के लिए। क्या पता कोई बालक ईमानदारी से करने वाला हो तो समझ लोगे। थोड़ा हिंट दे दूं भाई, थोड़ा सा हिंट दे दूं। देखो ऐसा है, आप वेन डायग्राम बनाना पास पे, 3 चीजें बनाना मान लो। अब 5% तो सब में फेल हैं, तो पास वाला डेटा आपको सेट करना है 95% का। ठीक है। तीनों में पास कितने हैं? तीनों में आपको दिया नहीं हुआ, तो तीनों में नहीं दिया हुआ तो आप इसमें एक्स टिका लेना, एक में तीनों में कॉमन पे एक्स टिका लेना बेटा। ठीक है। अब मान लो ये फिजिक्स है, ये मैथ्स है और ये केमिस्ट्री है। ये कहता मैथ्स और फिजिक्स में 24 है, 24, तो इस पे क्या तुम 24 माइनस एक्स कर लोगे? आई बात समझ में? फिजिक्स और केमिस्ट्री में 35 है, तो इसमें तुम कर लेना 35 माइनस एक्स और इसमें तुम कर लेना 27 माइनस एक्स, ऐसे। अब बचा हुआ पार्ट इसमें 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 रखकर और आप सेट कर लो कहानी को। इससे पहले वाला क्वेश्चन और ये सवाल बेटा एक जैसे हैं, दोनों सवाल बिल्कुल सेम है, दोनों का स्ट्रक्चर एकदम सेम है, दोनों की कहानी एकदम सेम है। क्या बताओ, एक सवाल करके बता दूं क्या? ये देवेंद्रा को क्या हो गया? कहे भैया एन 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 टाइप कर रहा है, क्या हो गया ऐसा? चलिए बेटा, तो बेटा परसेंटेज टॉपिक की कहानी आपकी वैसे तो कंप्लीट हो गई बेटा। परसेंटेज का काम वैसे तो पूरा हो गया, लेकिन ना 1-2 प्रकार के सवाल बन जाते हैं मिसलेनियस कैटेगरी के, कुछ अलग से प्रकार के सवाल 1-2 बन जाते हैं। तो अगर कोई उनमें भी आपका बेटा सवाल करने का मन करे तो मैं कल आपको करवा दूंगा। अगर आपको लगे कि मैं सवाल दिखा दूंगा, आपको लगे कि वो इजी बहुत है, तो आप लोग उसको सेल्फ भी कर सकते हैं। जितना मैंने पढ़ा दिया उसके आधार पर आपको परसेंटेज में अब कभी दिक्कत नहीं आएगी बेटा। ये आज जो मैंने 2 प्रकार के सवाल बताए हैं, इनकी पीडीएफ अभी हाल आपको 5 मिनट में मिल जाएगी बेटा। पीडीएफ को डाउनलोड कीजिएगा और सवाल ट्राई करने की कोशिश कीजिएगा। ठीक है? हाँ बेटा, मैं अभी ना आज आपको 3 शीट दे रहा हूं, 3। एक तो जो मैंने आज गुणा ए गुणा बी करवाया कांस्टेंट, इसकी एक दे रहा हूं वेन डायग्राम की, और एक दे रहा हूं मिसलेनियस की। आप लोग सवाल ट्राई कर लेना मिसलेनियस के, कुछ रह जाए तो मुझसे पूछ लेना कल, नहीं तो आप ट्राई कर लेना। फिर कल हम स्टार्ट करेंगे सिंपल इंटरेस्ट, कल बेटा ब्याज करेंगे, ब्याज। ओके, चलो बेटा, धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। ध्यान रखिए बेटा अपना, टेक केयर, सी यू बेटा, बाय बाय।